नमस्कार मित्रों, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स सेक्शन को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स सेक्शन से 10 प्रश्नों को सोल्व कर रहे हैं। पीछे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3040 रुपया है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलधन ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आप जानते हैं कि एसआई बराबर क्या होता है। एसआई बराबर होता है जो दर हमारा दिया गया है वो और टाइम साधारण ब्याज में डायरेक्ट गुना कर देंगे। एक साल में कितना है, 8% है, तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। यानी कि 40% ब्याज प्रतिशत में, तो रुपया में कितना है, एसआई इक्वल टू एसआई कर देंगे 3040 रुपया। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा हम लोगों के पास। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इससे इसको काटिए, 7 चौका 28 बचा 2, 24 बन गया, 4 छक 24 यानी कि 76 रुपया। तो आप जानते हैं कि वह धनराशि, इसका मतलब मूलधन का जब भी बात करता है तो मूलधन हमेशा हमारा 100% ही होता है। इसका मतलब हुआ कि 100% बराबर क्या कितना होना चाहिए। तो इधर से 100 से गुना किए तो इधर भी 100 से गुना कर देंगे, यानी कि 7600 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। इसी को पी से सूचित किया जाता है, प्रिंसिपल कहते हैं। इसी को माइक्रो मेथड आप कहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अगर जल्दी से बनाना होता तो क्या करते, 8 × 5 = 40, वही चीज, लेकिन 40% बराबर इतना, जितना तेजी में इसका कैलकुलेशन हो सके हम लोग कर लेते। अर्थात जिस ऑप्शन में 7600 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2675 और 2320 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 6 प्राप्त होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। 2675 और उसके बाद कितना है, 2320। तो देखिए क्या बोला है, जब इस संख्या में भाग देंगे तो शेषफल कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो इसमें से क्या करेंगे हम लोग, 5 घटा देंगे, और इसमें से जब इस संख्या में यानी कि भाग दें तो कितना शेषफल आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो इसमें से 6 घटा देंगे, तो घटाइए इसको, तो कितना हो जाएगा, 2670, और यहां कितना हो जाएगा, 2314। उसके बाद अब क्या करेंगे कि अब इसमें यानी कि इन दोनों का क्या ज्ञात करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे, और जो इसका HCF आएगा वही हमारी बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसको ज्ञात करने के लिए कई तरीके हैं। यहां पर सबसे कारीगर होगा हमारा भाग विधि। 2670 में 2314 से हम लोग भाग देंगे तो कितना जाएगा, एक बार में जाएगा, तो 2314 हो जाएगा। 10 में से 4 जाएगा तो कितना जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 में से 1 जाएगा तो यहां पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद यहां कितना हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो फिर यहां पर 3 हो जाएगा। उसके बाद यहां पर हो जाएगा 2314, कितना बार में जाएगा, 7 बार में नहीं जाएगा, 6 बार में जाएगा। तो यहां कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 6 × 3 = 18, 3 21, 2136 हो जाएगा। कितना होगा, 2136 हो जाएगा, 2136 हो जाएगा। तो घटाइए इसको, कितना हो जाएगा, यहां पर 8 हो जाएगा। उसके बाद यह 10 बन गया तो कितना हो जाएगा, यहां 7 हो जाएगा। यहां बना कितना, 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहां देखिए 356 कितना बार में जाएगा, यानी कि 2 बार में कट जाएगा। 2 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 356 ही होगा, और यह इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि यहां पर जो मान आता है यही हमारा क्या होता है, HCF होता है, और वही HCF हमारा क्या हो जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी
और वही बड़ी से बड़ी संख्या 178 जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कि 178 से जब 2675 में हम भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि देखिए पूरा पूरा जो संख्या कटेगा ना, यह संख्या हमारा पूरा पूरा कट जाएगा, तो कट जाएगा, तो हम तो 5 इसमें घटा दिए और भाग इसमें देना है, तो यही शेषफल के रूप में 5 आ जाएगा और यहां पर 6 आ जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में से 4 घटाया जाता है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दोगुनी हो जाती है। वह बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है? यानी हमारे सामने ऑप्शन दिया गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। दो संख्याएं किस अनुपात में है? 9:5 के अनुपात में है। तो इसमें अनुपातिक वैल्यू लगा दीजिए, मान लीजिए कि x है। ठीक, अब गौर कीजिए क्या बोलता है कि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है, तो बड़ी संख्या तो यही हो गई। तो बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में से 4 घटाया जाता है। 5x - 4 घटाया जाता है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दोगुनी हो जाती है। यानी यह दुगुना है तो क्या करेंगे, बराबर कर देंगे और इसको 2 से गुना कर देंगे तो दोनों बैलेंस कर जाएगा, यानी कि संतुलित हो जाएगा। यानी कि मतलब कि दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसमें से इसका कैलकुलेशन करके x का मान निकालेंगे और वह बड़ी से बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है, और वही x का जो मान आएगा 9x में रख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। 5 दूना 10 और ये जाएगा इधर घट जाएगा, तो 10 में से 9x घटेगा तो कितना बचेगा हमारे पास, x बचेगा। 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, और ये माइनस में 8 है तो इस साइड आ जाएगा। इसका मतलब 8 8 कितना हो जाएगा, 16, एक ही बार में आ गया। तो 9x का मान निकाल दीजिए। 9x का मान कितना हो जाएगा, 9 गुना 16, यानी कि 16 9 कितना होता है, 144। अर्थात जिस ऑप्शन में 144 दिया गया है वही हमारी बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि फिर से सिंपलीफिकेशन का यहां पर क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आप जानते हैं कि सबसे पहले का की क्रिया होती है, फिर ब्रैकेट की क्रिया होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले का की क्रिया करेंगे। यानी देखिए 42 होगा और यहां पर भाग है ना, तो ये का पूरा इसके नीचे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9 गुना 6 बन जाएगा। अब माइनस रहने दीजिए, फिर ब्रैकेट का चिन्ह है तो ब्रैकेट भी रहने दीजिए। अब देखिए यहां पर कितना हो जाएगा हम लोगों का, 64 है। 64 और भाग हो जाएगा कितना, 48 और गुना हो जाएगा 3 और माइनस, ध्यान से देखिएगा यहां पर 15 और भाग हो जाएगा 8, और उसके बाद यहां पर गुना का चिन्ह है तो गुना देंगे। उसके बाद इसका कैलकुलेशन कीजिए आप। तो यहां जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस में 6 प्राप्त हो रहा है, -6 हो जाएगा और उसी में इससे भाग देना है। तो भाग देना है तो डायरेक्ट यहां पर आप 9 लिख सकते हैं। उसके बाद इस कोष्ठ को बंद कर दीजिए और आप चाहिए तो इसी को यहां पर पलट सकते हैं। क्या हो जाएगा, 1/14 बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यहां बराबर का चिन्ह देंगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये कटने वाला है, इसे कट रहा है, कितना बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा। यानी कि यहां हो जाएगा 7/9, माइनस रहने दीजिए। अब यहां देखिएगा 16 तिया 48, 16 ना होगा, सॉरी 16 तिया 48, 16 हो जाएगा और 16 से 16 चौका 64 कटेगा। यानी यहां पर आएगा 4, उसके बाद माइनस हो जाएगा। अब फिर देखिएगा, अब इसमें यह गुना होगा तो गुना होगा तो आप जानते हैं कि यह क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। उसके बाद में अब इससे जब इसको काटेंगे तो यहां पर होगा 3, तो यहां पर होगा हमारे पास 4, और इस 3 से यह कटेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 होगा, और इस 3 से यह कट जाएगा तो यहां पर 5 हो जाएगा। मतलब हो जाएगा 5/4 और गुना हो जाएगा 1/14। उसके बाद हो जाएगा 7/9। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम कर देंगे माइनस का चिन्ह लगा दीजिए और इसको देखिए 4 चौका 16, 16 4 20 और कितना हो जाएगा 21, 21/4 और गुना हो जाएगा 1/14। तो यहां हो जाएगा 2, 7 से कटेगा 2 और यहां हो जाएगा 3। इसका मतलब हो गया कि 7/9 माइनस 3/8 हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 7 56
और 9 तिरका 27 और बटा हो जाएगा इन दोनों का गुणनफल। कितना हो जाएगा? 9 8 72। अब यहां घटाइए तो इसको कितना हो जाएगा? 16 में से 7 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा? 5 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि 29 हो गया। 29/72 हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 29/72 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 टाइम एंड वर्क का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में पूरा 6 दिन में कर सकता है, और बी उसी कार्य का 30% भाग 3 दिन में कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया। शेष कार्य अकेले सी द्वारा 6 दिनों में पूरा किया गया। बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग ... में पूरा कर सकते हैं, मतलब कि कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला बड़ा बात होता है कि क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन कह क्या रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे कि ए 2/5 भाग काम को 6 दिनों में कर सकता है। इसका मतलब पूरा काम कितना दिनों में कर देगा यह? तो देखिए इस 2 से इसको काटिए, कितने बार में कटेगा? 3 बार में, तो 5 तिया 15। इसका मतलब हो गया कि ए पूरे काम को 15 दिनों में करेगा। ऊपर हमेशा टाइम, नीचे इफिशियंसी लिखते हैं। अब आगे बढ़िएगा बी के बारे में। बी उसी कार्य का कितना 30% भाग, तो 30% का अर्थ कितना हुआ? देखिए 30% का अर्थ होगा 3/10। कितना? 3/10, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यह कितने दिनों में कर सकता है? 10 दिनों में पूरा कर सकता है। अब इन दोनों का सहारा लेकर इसकी इफिशियंसी ज्ञात कीजिए। दोनों 5 से कट रहा है तो यहां पर लिख देंगे 2 और यहां लिख देंगे 3। यहां पर जो काटने पर आया उस मान को यहां रख देंगे। अब ध्यान से देखिएगा अब क्या कहता है आगे। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया, यानी कि इन दोनों ने एक साथ 4 दिनों तक काम किया है। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा इसका क्षमता, और 4 दिनों तक काम किया प्लस शेष कार्य अकेले सी द्वारा सी गुना सी द्वारा 6 दिनों में पूरा किया गया। यानी कि सी का क्षमता हमको पता नहीं है, इसलिए हमने सी के बारे में सी ही लिख दिया। तो यहां लिख देंगे कितना? 6, और पूरा काम समाप्त हो गया। यानी कितना काम समाप्त हुआ? तो हमारे पास 30 काम समाप्त हो गया। तो देखिए कितना हो जाएगा? 4 5 20, जाकर 20 इधर घट जाएगा तो बचे कितना? 10। तो सी का क्षमता कितना आ जाएगा हमारे पास? 10/6। इसका मतलब हो जाएगा 5/3। आप कैलकुलेशन को काट कर देख लीजिएगा। यह इसका क्या निकल के आया? सी का क्षमता है। क्या है? क्षमता है। गौर कीजिएगा। तो सी यहां आप लिख भी सकते हैं, और इसका क्षमता कितना है यहां पर? 5/3 इसके सामने आप लिख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है? बी और सी मिलकर, अब किसको मिलाना है? बी और सी को मिलाने की बात कर रहा है, यानी कि दोनों की क्षमता को मिलाइए। जब दोनों की क्षमता को मिलाएंगे तो कितना जाएगा? 3 + 5/3। अब इस क्षमता से काम करना है, और पता नहीं कितना दिनों तक ये लोग काम करेगा। और टोटल काम हमारे पास कितना है? टाइम और इफिशियंसी के गुणनफल को वर्क कहते हैं। तो कितना हो जाएगा? 10 में 3 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा, और 30 का कितना प्रतिशत चाहिए? 70% काम हमारा होना चाहिए, यानी 70/100 हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए यहां पर। तो 3 तिया कितना हो जाएगा? 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14। 14 बट्टा हो जाएगा 3 गुना y बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुना 7। देखिए 7 से काटेंगे तो कितना आएगा? यहां पर 2। इसका मतलब y बराबर 3 तिया 9, और बट्टा हो जाएगा 2। इसका मतलब हो जाएगा y बराबर कितना बार में कटेगा? 4 दूना 8। इसका मतलब 4.1/2 दिन हो जाएगा, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। यानी कि बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग 4.1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। अर्थात जिस ऑप्शन में 4.1/2 दिन दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है यदि एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3,762 रुपया है, तो वह धनराशि
कितनी है। देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। रेट हमको दिया हुआ है 9% का, उसके बाद में टाइम हमको कितना दिया हुआ है 2 वर्ष का, और बात जो की जा रही है वह CI की जा रही है, चक्रवृद्धि ब्याज की जा रही है। तो आप जानते हैं कि जितना बार वर्ष दिया गया है उतना बार आप इसको लिखेंगे, यानी कि 2 बार लिखेंगे। इसका मतलब इस फॉर्मूला को लगाएंगे A + B + A × B बटा 100। कई बार इस बात को हम बता चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। तो क्या करेंगे, वही जो दो वर्ष है ना, तो 9 को 2 बार यूज करेंगे। कितना बार? 2 बार। 9% और फिर से 9%, यानी कि यह चक्रवृद्धि में लेकर जाएंगे तो कितना आएगा, यानी कितना हो जाएगा 9 + 9 + 9 × 9 बटा 100 हो जाएगा। आप बताइए इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, और देखिए 9 9 81, और 81 में 100 से भाग देंगे, यानी कितना हो जाएगा 18.81%। किस चीज में आ गया? प्रतिशत में ब्याज हमको प्राप्त हो गया। तो ब्याज बराबर ब्याज कर देंगे, 18.81% बराबर कितना दिया हुआ है 3762 रुपया। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% बराबर 3762 बटा 18.81। जब इसको हटाइएगा तो इधर क्या बन जाएगा, 200 बन जाएगा। सॉरी 200 बोल रहे हैं, यहां 100 ना होगा, यहां 100 हो जाएगा। और ये यहां देखिएगा, अब देखिएगा यह इसका 2 गुना है। देखिए 2 से गुना करेंगे तो 2, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17, 2 और 1 3। इसका मतलब इससे कटेगा तो यहां कितना आ जाएगा 2, यानी कि 1% का मान हमारे पास आ रहा है 200 रुपया। अब ध्यान से देखिएगा, यहां कितना लिख देंगे 100%। क्यों? 100% का ही मतलब होता है हमारे पास धनराशि P, यानी 100% बराबर कितना हो जाएगा 20,000 रुपया। अर्थात जिस ऑप्शन में 20,000 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 21 cm, 35 cm और 28 cm है तो इसकी अंतः त्रिज्या इन रेडियस की माप कितनी है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले कई तरीके हैं, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप हीरोन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, नहीं तो आपको अगर यह पहचान होता है कि यह जो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है वह समकोण हो रहा है तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई भी लगा सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जो पहले यह चीज दिया हुआ है इसका संबंध क्या होता है, जो अंतः त्रिज्या का, तो इसके लिए संबंध होता है इसका कि त्रिभुज का चाहे लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना त्रिभुज का परिमाप। किसका परिमाप? त्रिभुज का परिमाप गुना R होता है। यह किसी भी त्रिभुज के साथ लागू होता है। अब इस चीज को समझिएगा। तो अब सबसे पहले इसकी पहचान कीजिए। आप देखिए यहां पर 21 लिखा हुआ है, 35 लिखा हुआ है और 28 लिखा हुआ है। तो एक त्रिभुज जब आप बनाइएगा, ऐसे मान लीजिए बनाइएगा, तो इसको काटिए तो देखिए तो सब 7 से कट रहा है। तो 7 से कटेगा तो मान लीजिए 3 हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा इसके लिए, और यहां पर 5। आप जानते भी हैं कि माने h² बराबर p² प्लस b² होता है। तो p और b का p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर h के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप जानते हैं कि यह ट्रिपलेट भी बनता है, 3, 4 और 5 का। वही चीज यहां पर इसमें 7 से सिर्फ गुना करके, यानी देखिए समान अनुपात में बना दिया गया। सबको 7 से गुना करेंगे तो सब तो समान अनुपात में ही बढ़ेगा और समान अनुपात में ही घटेगा। तो यह ट्रिपलेट है ना, तो यह ट्रिपलेट ही रहेगा। इसका मतलब हो जाएगा कि यहां जो है यह भुजा जो है कितना है 21 सेमी माप है इसका, और यह इसका कितना है 28 है, और इसका कितना है 35 है। तो आप इसी के आधार पर हीरोन का फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा आपको, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई का फॉर्मूला लगा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब यहां हम लोग क्या करेंगे, एक बार लिख ही देते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर 1/2 गुना परिमाप तो रहेगा ही रहेगा, कुछ सोचना ही नहीं। अब परिमाप ज्ञात कीजिए, इसका सबको जोड़िए, तो जोड़िएगा तो ऐसे कर दीजिए
4 3 7 7 5 12, अब 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84, या आप 12 गुना 7 भी लिखिएगा तो आपको ज्यादा लाभदायक साबित होगा, गुना R हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको आगे काट कूट करना है इसमें। तो 1/2 आधार किसी को भी मान सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि 28 यहीं पर रहेगा, 28 यहां पर भी हो सकता है। तो 28 गुना कितना हो जाएगा 21 बराबर 1/2 गुना 12 गुना 7 गुना R हो जाएगा। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। इस 7 से देखिए काटिए इसको, 7 से कटेगा कितना बार में 3 बार में, और इस 3 से यह कितना बार में कट जाएगा 4 बार में, और फिर इस 4 से यह कितना बार में कट जाएगा तो 7 चौका 28 7 बार में, यानी R का मान कितना आ गया 7 cm आ गया। अर्थात जिस ऑप्शन में 7 cm दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, कि 2 ट्रेनें क्रमशः स्थानों ए और बी से चलना आरंभ करती है और एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। उनके मिलने से पहले तक तेज चाल वाली ट्रेन ने धीमी चाल वाली ट्रेन से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की थी। स्थानों ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है। मान लीजिए कि यह स्थान ए है और इधर कहीं पर स्थान बी है। इधर से जो ट्रेन चलती है यह कितना के रफ्तार में चलती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और इधर से जो चलती है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। मान लीजिए कि बीच में कहीं पर यह ट्रेन जो है क्या है मिलती है। तो मिलती है ना, तो जहां पर यह मिलती है क्या बोलता है मिलने से पहले, यानी जैसे ही मिलने वाली है वहां यहां पर, तो जितना दूरी यह तय की है उतना ही दूरी तो यह तय किया है, लेकिन उससे कितना ज्यादा है 110, यानी कि जितना दूरी इधर यह तय किया है ना उतना ही दूरी यह भी तय किया है, उससे यह ज्यादा तय कर दिया। कितना यहां पर, यहां लीजिए यहां से यहां तक की जो दूरी है कितना है 110 किलोमीटर अधिक है। अब इस चीज को गौर से समझिएगा, कई तरीके मुझे दिख रहे हैं यहां पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। पहला तरीका कि मान लीजिए ये दोनों एक ही समय में चला है, यह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और यह भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता, तो दोनों समान समय में समान दूरी यानी कि समान चाल से चलता तो समान दूरी तय करता। लेकिन इसका चाल ज्यादा है, इसका चाल क्या है ज्यादा है। इसका मतलब इसका चाल कितना ज्यादा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हर घंटा में यह कितना ज्यादा चला होगा तो 10 किलोमीटर ज्यादा चला होगा। अगर ये पूछता जो क्वेश्चन कि कितना घंटा चला है तो वो चीज अलग हो जाता, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ज्यादा होने के कारण यह कितना 110 किलोमीटर अधिक चला है। इसका मतलब दोनों की दूरी को जोड़ना है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर से आया है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर से गया है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बराबर 110 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 110 कितना हो जाएगा 110 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या, तो इधर कितना से गुना कर दिए हम 11 से, इधर भी कितना से गुना कर देंगे 11 से, तो 11 में 11 से गुना कर देंगे तो 121 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि 1210 किलोमीटर। और भी तरीके मुझे दिख रहे हैं, यह आसान हमें तरीका और दिखा है इसलिए हम इससे भी सोल्व कर दिए। अर्थात जिस ऑप्शन में 1210 किलोमीटर दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट के बाद 120 रुपया में बेचा गया। यदि छूट नहीं दी जाती तो इस पर 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 20% छूट दिया तो बचा कितना 80%, यानी कि 80% बराबर 120 रुपया। याद रहे एक बात, अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो मान बचता है वह विक्रय मूल्य होता है। हमने क्या किया, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। अब ध्यान से देखिएगा, अब हमको एमपी ज्ञात करना है, यानी 100% बराबर, यानी कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो ध्यान से देखिएगा, एमपी बराबर हम कैसे ज्ञात करेंगे।
इसमें करेंगे क्या, एक जीरो से एक जीरो काट दिए और यहां पर 2 है तो 2 से इसको काटेंगे और 2 से इसको काटेंगे तो यहां बन जाएगा, सॉरी 2 से करें 4 से, तो यहां बन जाएगा 2 और यहां बन जाएगा कितना हमारे पास 3, या डायरेक्ट काट सकते हैं। 40 से 2 बार में यहां कटेगा, 40 से 3 बार में कटेगा यहां, और 50 से इधर भी गुना करेंगे, 50 से इधर भी गुना करेंगे, तो 50 में 2 से गुना करेंगे तो 100 और 3 में गुना करेंगे तो 150, यानी उसका अंकित मूल्य कितना रुपया है, 150 रुपया है। और क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि छूट नहीं दी जाती तो उसको 20% का लाभ होता है, यानी कि 120% बराबर, 120% बराबर कितना रुपया, 150 रुपया। तो अब जो 100% ज्ञात करेंगे वह हमारा क्या होगा, सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा। एक ही 100% अलग अलग जगहों पर अलग अलग अपना रूप लेकर अलग अलग रूप के भांति काम कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, 150 बटा कितना 120 और गुना कितना हो जाएगा 100। कर दीजिए इसका कैलकुलेशन। 30 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, यहां कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में कटेगा, और इससे काटेंगे तो यह कितना बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा, यानी कि 125 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य है। अर्थात जिस ऑप्शन में 125 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में मेंसुरेशन का क्वेश्चन दिया गया है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 96 मीटर, 110 मीटर और 146 मीटर है। इसका क्षेत्रफल उस समचतुर्भुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका एक विकर्ण 60 मीटर है। इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले एक त्रिभुज दिया गया है, तो इसकी भुजाएं कितना दिया गया है, 96, 110 और 146 मीटर है। देखिए इसके सहारे से भी आप हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे ना तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे क्या इसका ट्रिपलेट बन रहा है। अगर ट्रिपलेट बन रहा है तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो काट कर चेक कीजिए, तो जब इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और यहां हो जाएगा 8, इसका कितना हो जाएगा 55। देखिए आपको कुछ ट्रिपलेट याद भी होना चाहिए ताकि आपका कैलकुलेशन जल्दी से हो जाएगा। और कितना हो जाएगा यहां पर हम लोग के पास 73। तो मुझे याद है कि यह एक ट्रिपलेट होता है, यानी कि आपके पास 48 का स्क्वायर प्लस 55 का स्क्वायर इक्वल टू 73 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और जब भी ऐसा कंडीशन होता है तो इसका मतलब वह समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज यह ट्रिपलेट का काम कर रहा है। यानी इधर हो जाएगा 96, इधर हो जाएगा 110, कहीं पर भी इसको लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 90 डिग्री के सामने का जो हमारा हाइपोटेनस कर्ण होता है वह अपने जगह पे बना रहता है। यह जो बदलता है ना थीटा के अनुसार बदलता है। तो कितना हो जाएगा 146। इसका मान यहां रखे चाहे यहां रखे, इसका क्षेत्रफल निकालने में इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ध्यान से देखिएगा क्या बोला है, एक त्रिभुजाकार, यानी हम समझ गए कि यानी कि यह क्या है, यह ट्रिपलेट बन रहा है। एक त्रिभुजा पार्क की भुजाएं 96 मीटर, 110 मीटर और 146 मीटर है। इसका क्षेत्रफल उस समचतुर्भुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख दे रहे हैं यहां पर, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम यहां लिख दे रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो अब निकालिए क्या हो जाएगा, 1/2 गुना 96 गुना 110 बराबर यह कितना हो जाएगा 1/2 गुने पहला विकर्ण, तो एक विकर्ण का मान दिया गया है 60 और हमसे दूसरा विकर्ण पूछ रहा है, D2 लिख सकते हैं, D भी लिख सकते हैं, विकर्ण भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे तो यह कैंसिल हो गया, एक 0 से यह कैंसिल हो गया और इससे यह कटेगा कितना बार में, 16 छक 96, कितना हो जाएगा 16 छक 96, यानी कि D2 का मान आपके सामने आ गया। अब देखिए कितना हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा, गुना करेंगे तो यानी 176 मीटर हो जाएगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 176 मीटर दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।